संविधान समाचार से मैं राजकुमार। आज मैं हूं अशोकनगर जिले में। आज मेरे साथ हैं कांग्रेस के पार्षद एवं नगर पालिका के विपक्ष के नेता रितेश जैन आज़ाद जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कई सारे मुद्दों को लेकर। अभी हाल ही में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई राजकुमार। सर अभी हाल ही में आपने एक ज्ञापन दिया है और नगर पालिका का घेराव किया है, वो उसका क्या लक्ष्य था? देखिए, वो ज्ञापन नगर पालिका का घेराव तो संदर्भ ये था कि इंदौर में जो हत्याकांड हुआ करीब 25 लोगों का, और संख्या ज़्यादा है, छुपाने का प्रयास किया जा रहा है दूषित मलयुक्त पेयजल पीने से। तो उसके विरोध में राहुल गांधी जी आए थे, तो उसके साथ हमने ये किया था। लेकिन अशोकनगर स्थानीय स्तर पे देखें तो अशोकनगर में भी गंदे पेयजल प्रदाय किए जाने की बहुत बड़ी समस्या है, और अन्य भी बहुत सारी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार की हैं, पक्षपात की हैं, बिना किसी सुनियोजित ढंग से अतिक्रमण हटाने की है। तो इसमें हमने देखा कि नगर पालिका सीएमओ जो है वो एक आरएसआई स्तर के हैं, उप निरीक्षक हैं राजस्व के, और उनको पिछले 2.5 वर्षों से ग्रेड ए की नगर पालिका में सीएमओ बना करके नगर पालिका अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी द्वारा रखा गया है। तो हमारा ये विरोध है कि एक पूर्णकालिक पीएससी पास सीएमओ लाया जाए जो यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार ला सके, अच्छा पेयजल प्रदाय कर सके, और विपक्ष के नेताओं और पार्टी के साथ पक्षपात बंद करके, भ्रष्टाचार को बंद करके जनता को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराया जा सके। एक सवाल है कि आपने बताया कि इंदौर में अभी दूसरे से 25 लोगों की मौत हो चुकी है, और उसी में बीजेपी के मंत्री हैं वो मीडिया से सवाल करने पे बोल रहे हैं कि घंटा। दूसरी तरफ अशोकनगर गुना लोकसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आते हैं जो भाजपा में एक बड़ा कद रखते हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने कोई भी अधिकारित प्रतिक्रिया नहीं दी है, और ना ही वो मिलने गए मरीजों से। और उनके बारे में आपको क्या लगता है, क्या विचार है उनके बारे में? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी जो है नगरीय प्रशासन मंत्री, उनकी जो मानसिकता है वो पहले भी कई बार उजागर हुई है। उन्होंने राहुल गांधी जी के संदर्भ में भी भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने का प्रयास किया था मंच से, तब भी उनका बहुत विरोध हुआ था। और अभी हाल ही में एक सीनियर जर्नलिस्ट के प्रति उनका बर्ताव, जिसमें उन्होंने कहा कि घंटा हो गया कि फोकट के प्रश्न मत पूछो, उनसे उनकी मानसिकता नजर आई कि उनके मन में क्या भरा हुआ है ये घंटा फोकट पत्रकारों के लिए उपयोग करना। और दूसरी चीज़ सिंधिया जी का आपने पूछा, तो सिंधिया जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के बाद मैं बोलूँगा नाकाबिल से हो गए हैं। वो जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे। पहले जब कांग्रेस में थे तो उनके भाषणों को आप सुनना, उनके भाषणों में बहुत जोश जुनून रहता था, जनता के प्रति समर्पण रहता था। लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं, उनके पूरे भाषणों में हम एक मैं शब्द को पकड़े, मैं और अहंकारी शब्द, मैंने ये किया वो किया, हर भाषण में यही यही और यही मिलता, और खोखले भाषण होते हैं। और इंदौर की घटना पे प्रतिक्रिया देना, मैं अपेक्षा ही नहीं करता कि वो अब इतने मजबूत रीढ़ की हड्डी के हैं कि वो इन जनता को प्रताड़ित करने वाली घटनाओं पे प्रतिक्रिया देने की स्थिति में है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के प्रयास में है। अगला सवाल है कि आप कांग्रेस से पार्षद हैं और आप भी कांग्रेस के विधायक हैं भांडेर से, फूल सिंह बरैया जी। उनका एक विवादित बयान सामने आया है, मीडिया ने भी खूब बताया है और अभी चर्चित में है। उन्होंने जो बयान दिया है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने विधायक श्री फूल सिंह बरैया जी के पूरे बयान को सुना, और जिस संदर्भ में उन्होंने वो बयान दिया वो एक हरि मोहन झा की पुस्तक है जिसका नाम है काका खट्टर। उसमें एक श्लोक रचा गया हरि मोहन झा द्वारा, उसके संदर्भ में उन्होंने बयान दिया और इसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया। और उनके पूरे 2 मिनट के बयान को मैंने सुना, तो जो ह्यू एंड क्राई भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट कर रखा है मीडिया के माध्यम से, इतना बड़ा बवाल लायक वो कुछ है नहीं, बड़ा बवाल लायक है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो इसको इतना मुद्दा बना रही है, उनको अपनी गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में प्रबल रेवन्ना जैसे बलात्कारी हैं, कुलदीप सेंगर जैसे लोग हैं, ब्रजभूषण सिंह जैसे हैं, विजय शाह जैसे महिलाओं पे एक बहुत बड़ी सेना अधिकारी पे टिप्पणी करने वाले लोग हैं। ये तमाम लोग, अभी एक प्रमोद कुमार जो है वो महिलाओं को कुत्तों से के साथ सोने वाली कुछ सलाह दे रहे थे,
रेणु बिहार के विधायक रेणुका चौधरी जब एक कुत्ते को लेकर वहां संसद में चली गई थी, तो पहले वो अपनी गिरबान में झांकें कि वो महिलाओं के प्रति कैसी भावनाएं रखते हैं, किस प्रकार का बर्ताव रखते हैं, और उनकी महिलाओं, उनके जो पार्टी में पदाधिकारी हैं, वो जब महिलाओं से गंदे से पेश आते हैं और पकड़े जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई करने की अपेक्षा वो बरैया जी ने एक बयान दे दिया। बयान भी नहीं दिया, उन्होंने पूरा संदर्भ में दिया कि इस पुस्तक में ऐसा ऐसा लिखा है, और वो पुराने जो ग्रंथ है, पुस्तक है, वो इन स्थितियों को प्रमोट कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से, और अगर फिर भी अगर किसी की भावनाएं आए तो ये, तो बरैया जी ने माफ़ी भी मांगी है और उसका स्पष्टीकरण भी दिया है। बताया जा रहा है कि बरैया जी ने अभी माफ़ी नहीं मांगी है, कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि लोग बोल रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगी, स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन फिर भी राजनीति में अगर किसी की कोई भावनाएं आहत हुई हैं और कोई माफ़ी मांगने के लिए उनसे बोल रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि उस बयान में ऐसा कुछ था कि वो माफ़ी ना मांगे या माफ़ी मांगे। जनता की भावनाओं के अंतर्गत वो आके बोल दें, भैया जिन जिन का दिल दुखा हो मेरे बयान से, हालांकि मैंने ये दिल दुखाने के लिए किसी समाज में भेदभाव प्रदर्शित क्रिएट करने के लिए नहीं दिया था, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात उसमें नहीं है। और दूसरी तरफ भाजपा के कई ऐसे नेता हैं, आपने बताया कि बिहार के विधायक हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करी, और कई ऐसे नेता हैं जो सरेआम अश्लील हरकतें करते हैं, जैसे कि मनोहर धाकड़, आपने सुना होगा, अभी हाल ही का है, 2-3 महीने पहले घटना हुई है, तो उनसे महिलाओं की भावना हाथ नहीं होती क्या? देखिए, महिलाओं के लिए आज अगर सबसे बड़ी रिस्क है और बच के रहने वाली पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं से बचने के लिए आज महिलाओं को बहुत आवश्यक है। हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटनाएं आती हैं जिनमें महिलाओं उत्पीड़न के मामले होते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोई ना कोई कार्यकर्ता, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी पार्टी ऐसी है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो कहीं ना कहीं सम्मिलित नजर आते हैं। तो उनको अपनी गिरबान में झांक के उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करना चाहिए, ताकि महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं कम हो, मामले कम हो। भारतीय जनता पार्टी उनको एक पावर दे देती है कुछ भी गलत करने का, और कोई कार्रवाई नहीं करती, उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो ये गलत है। अब आपने बताया कि कार्रवाई होनी चाहिए, इंदौर की घटना का भी जिक्र किया आपने। इंदौर में अभी कलेक्टर हैं, वो कार्रवाई करें या एसपी करें, वहाँ का मुखिया है वो कार्रवाई करेगा, लेकिन वो तो आरएसएस के कार्यालय में जाकर मीटिंग कर रहे हैं। इस पे आप क्या विचार? ये नया भारत है, और नया भारत में नियम कानून जो हैं वो बड़े संकट में हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जस्टिस वाली बातें अब नगण्य सी होती जा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसांगिक मौलिक संगठन है आरएसएस, उन्होंने जो है अपने लोगों को सब जगह स्थापित कर दिया गया है उस विचारधारा से जो एक भ्रमित विचारधारा है। तो मेरा मानना है कि जवाबदेही का समय जा चुका है। कांग्रेस का समय था जब लोग, नेता जवाबदेही लेते थे और इस्तीफा देते थे। पिछले 11-12 सालों में मोदी जी के आने के बाद, केंद्र में आने के बाद, मुझे एक ऐसा नेता बता दीजिए जिसने किसी सार्वजनिक बड़ी घटना की, जहां मौतें बहुत अधिक संख्या में हुई हैं, जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दिया हो। ऐसा कभी नहीं होता, और वो दौर जा चुका है। अगला सवाल है कि अभी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, इंदौर पहुंचे हैं, इंदौर पहुंच के पीड़ितों से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद मंत्री हैं भाजपा के जिन्होंने घंटा शब्द कहा था, कैलाश विजयवर्गीय, वो पोस्ट करते हैं और बोलते हैं कि राहुल गांधी जी आते हैं पर्यटकों की तरह और फोटो खिंचा के निकल जाते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यार, ये मैं बताऊं क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सिद्धांत और मौलिक बातें बची ही नहीं है। इनको सिर्फ जनता को भटकाना है, विपक्ष, लोकतांत्रिक विपक्ष का मजाक उड़ाना है, उपहास उड़ाना है। गंभीर राजनीति अब ये बिल्कुल भी नहीं करते, जनहित की राजनीति ये बिल्कुल भी नहीं करते। और कोई करना चाहता है और उससे इनके भविष्य पे कहीं ना कहीं एक अंकुश लगता है, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं। राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े नेता हैं, और ये इनकी संवेदनशीलता दिखलाता है कि वो जहाँ 25-30 मौतें हुई और जनता के हिसाब से तो 50 से ऊपर हुई हैं, वो वहाँ पर आते हैं और पीड़ित परिवारों के साथ समय निकालते हैं ताकि उनकी सुनवाई हो। एक स्वागत योग्य कदम है। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं,
हर नेता को इंदौर जाकर के, भागीरथपुरा में जाकर के पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सकें। अगला सवाल है कि आपने बोला कि हर पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए हर नेता को। 9 विधायक हैं इंदौर में, 3 मंत्री हैं वहाँ पे, फिर भी किसी की प्रतिक्रिया नहीं। दूसरी बात, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कोई एक्शन या कोई ट्वीट भी नहीं किया है, जिसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो देश के मुखिया हैं। देखिए, आपने अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कही थी, तो मैं बोलूं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, ये लोग पत्थर दिल हो चुके हैं। ये इतने कठोर हो चुके हैं सत्ता और पैसे की मद में कि इन्हें लोगों का दुख दर्द नजर नहीं आता। और जिस प्रकार से वोट चोरी करके लगातार चुनावों में जीत रहे हैं, वोट चोरी करके, नफरत फैलाकर, तो इनको पता है कि धर्म के नाम पे हम फिर से जीत जाएंगे। तो इन परिस्थितियों में ये एक नया भारत है जहां लोगों की सुनवाई खत्म है, लोग मौतों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा है। और बात रही इंदौर की, तो इंदौर के जो सांसद हैं, जो भी नाम है, लालवानी जी, वो तो वहाँ पर प्रचार करते हुए घूम रहे थे मुंबई में। इतने बेशर्म सांसद हैं कि उनके क्षेत्र में 25-30 मौत हो जाती हैं, लोग एक वो महामारी फैल जाती है और वो वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और दूसरा, वहाँ का जो मेयर है पुष्यमित्र भार्गव जी, उनकी असंवेदनशीलता इससे नजर आती है कि वो राहुल गांधी से बोल रहे हैं माफी मांगो। इन्होंने राजनीति का मजाक बना के रख दिया, एंड दिस इज वेरी वेरी पेनफुल। ये सब रुकना चाहिए और जनता के प्रति जो है लोगों को संवेदनशील होकर के नेताओं की अपनी जवाबदेही स्थापित करना चाहिए, वो किसी भी पार्टी के नेता हो। कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है विपक्ष होने के नाते, लेकिन फिर भी सरकार सुन नहीं रही, क्योंकि केंद्र में, राज्य में, सभी में भाजपा की सरकार है। तो अब आगे कांग्रेस का क्या रणनीति रहेगी कि आने वाले समय विधानसभा में और लोकसभा में अपना ताकत दिखा पाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस जो है अपने संगठन सृजन अभियान के माध्यम से अपने संगठन को मजबूत कर रही है, और साथ में जनता जो है, जनता हकीकत से रूबरू हो रही है किस तरह से धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगिक संगठनों ने पूरे देश में लूट मचा रखी है। वो लूट अब किसी से छुपी नहीं है, चौतरफा भ्रष्टाचार है, गुणवत्ताहीन निर्माण है, कोई भी कांड हो जाता है, किसी की जवाबदेही स्थापित नहीं होती। तो जनता बदला लेगी और कांग्रेस को वापस लाएगी, और कांग्रेस भी इसी की तैयारी में अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसके नेता सक्रियता से काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, शहर में, देश में। आखिरी सवाल है कि अशोकनगर में देखा जाए, आप अशोकनगर से बिलोंग करते हैं, पार्षद भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं नगर पालिका में, और नगर पालिका में बहुत सारी भ्रष्टाचार भी चल रहा है। दूसरी बात है, हम देखें SC ST OBC समुदाय को, उन पर भी अन्यथा अशोकनगर में इतने अधिकतर बढ़ गए हैं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि 6 साल की बच्ची को गायब कर दिया था और 6 दिन बाद उसकी लाश मिली थी। तो इनको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, उस बच्ची के प्रकरण में वो 11 वर्ष की थी, और मैं स्वयं कलेक्टर महोदय के साथ मिला था इस संदर्भ में, उस पूरे पीड़ित परिवार को लेके। वहाँ SP महोदय भी थे और भी अधिकारी थे, और हमने उनको न्याय दिलवाने का पूरा प्रयास किया था। अब बात आती है कि SC ST विशेष वर्ग, OBC विशेष वर्ग के प्रति जो असंवेदनशीलता, कठोरता जो पनप रही है प्रशासन में, उसका क्या होगा? तो ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इस गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के प्रति असंवेदनशील रही है। उनके प्रति उनका भाव हमेशा नज़रअंदाज पूर्ण रहा है। तो उनसे इस वर्ग को कभी अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए कि ये लोग कभी उनकी सुनवाई करेंगे। क्या होता है, धर्म के नाम पर इन वर्ग के लोगों को पथ भ्रमित कर दिया जाता है, और धर्म के नाम पर कुछ छोटे छोटे लालच दे करके, पैसे डाल करके इनके वोट ले लिए जाते हैं, और बाद में 5 साल इनका शोषण होता है, और शोषण में जब ये प्रशासन के पास न्याय मांगने जाते हैं तो इनकी सुनवाई नहीं होती। अब इन परिस्थितियों में तो देखो, ये है कि प्रशासन भी सरकार के दबाव में काम करता है, ऐसे मामलों को उछलने नहीं देता। और दूसरी तरफ, अब जब लोग सत्ता में आएंगे, जो निष्पक्ष न्याय की हमेशा बात करते हुए आए हैं, स्वतंत्रता से समय से लेकर अभी तक, तो हम पुनः इस चीज को स्थापित करेंगे कि सिर्फ गरीब, शोषित, वंचित वर्ग नहीं, हर वर्ग, जिस भी वर्ग के साथ, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की सुनवाई हो, हर व्यक्ति के साथ न्याय हो,
किसी का उसके पैसे या जाति की वजह से उसको नज़रअंदाज ना करें, उसका शोषण ना हो। एक सवाल और रह गया, एक सवाल और है कि अशोकनगर में देखा जा रहा है कि रोजगार की बहुत समस्या है और यहाँ से दो दो तीन तीन मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी कोई फैक्ट्री वो नहीं लगी है और युवा बहुत सारे अशोकनगर से अन्य प्रदेशों में, विदेशों में भी पलायन कर रहे हैं। तो उनके लिए आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो इस जगह, इस जिले का दुर्भाग्य है कि हमारे पास स्वतंत्रता के समय से ही आज तक एक इतना मजबूत परिवार रहा है जिसने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया केंद्र में, प्रदेश में, और उनको केंद्र मंत्री बने और वर्तमान में भी जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन अफसोस अशोकनगर आज भी पिछड़े जिलों में आता है, पिछड़े क्षेत्र में आता है और औद्योगिक दृष्टि से यहाँ पर एक भी ऐसा वो नहीं है संस्थान की वहाँ पर रोजगार प्रदाय किए जाएं। तो भविष्य में मुझे लगता है कि नेतृत्व परिवर्तन की पुनः आवश्यकता है। नेतृत्व परिवर्तन करके कुछ अच्छे लोगों को मौका दिया जाए जो इस क्षेत्र को स्वेच्छा से वंचित ना रखना चाहें और इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्रदाय करने की दृष्टि से यहाँ पर अच्छे औद्योगिक संस्थान लगाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में कांग्रेस के पार्षद ऋषि जैन आज़ाद, नगर पालिका में विपक्ष के नेता हैं। हमने कई मुद्दों पर बात करी विस्तार पूर्वक। तो अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।